नमस्कार मित्रों, मैं हूं एनआईटीएन भानु और आपका चैनल एडवर्टेक्स पे स्वागत है। मित्रों, हमने जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट 1 देख लिया है। अब ये पार्ट 2 पर चलते हैं। उसी का कंटिन्यूएशन है, कुछ चीज़ें उसमें छूट गई थी, उसको हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। टॉपिक सिंपल ही है, एक आध कुछ समझने का है वो समझेंगे और बाकी कुछ याद करने का है तो वो रट्टा तो लगाना ही है। ठीक है मित्रों, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। इसमें पहला टॉपिक है टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटीरियर। अब इसके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। ठीक है, हमने अर्थ के लेयर देख लिए, उनकी कंपोजिशन वगैरह देख लिया है, क्या क्या एलिमेंट्स मिलते हैं उस पर भी हमने बात कर ली है। अब हम टेम्परेचर प्रेशर पे आ जाते हैं। टेम्परेचर के संदर्भ में मैंने आपको ये बताया था कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। अब ये इंक्रीज़ जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म कहने का क्या मतलब होता है कि एक रेट से, एक क्वांटिटी से, जैसे मान लेते हैं ये अर्थ का सरफेस है, इससे हम अंदर जा रहे हैं, ठीक है, और ये अर्थ का सेंटर है, ठीक है, ये अर्थ है, पूरी अर्थ है, ठीक है। अगर इसमें रेट जो है वो सेम हो या इंक्रीज़ करता हो तो हम इसको कह देते हैं कि यूनिफॉर्म हो रहा है। लेकिन जैसे आपने एटमॉस्फेयर में देखा होगा कि पहले टेम्परेचर घटता है, फिर थोड़ा देर बढ़ता है, ठीक है, फिर घटता है, तो ऐसे करके चलता है ना, वैसे ही अंदर में भी है, ठीक है। तो उसको अभी हम देखेंगे कि क्या कैसे है। बट ये मान के चलिए कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, ये यूनिफॉर्म रेट नहीं है। पहला तो राइज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन डेप्थ इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। आप माइंस और डीप वेल्स में भी ये चीज़ देख सकते हैं। These evidences along with molten lava erupted from the Earth's interior support that the temperature increases towards the center of the Earth। तो इसके सपोर्ट में क्या क्या हमको मिलता है कि टेम्परेचर जो है वो नीचे बढ़ते के साथ इंक्रीज़ हो रहा है, राइट, ठीक है। डेप्थ इंक्रीज़ हो रही है, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है। ये हमको कहाँ से पता लगता है? ये हमको माइन से पता लगता है, डीप वेल से पता लगता है। अगर माइंस में आप देखेंगे ना, जब कोयला वेला माइन होता है उसमें एसी वेसी भी लगा के रखते हैं कि थोड़ा ठंडा बना रहे, ठीक है। एक सेकेंड, मोबाइल ऑफ करना भूल गया। ठीक है, मॉल्टेन लावा में आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है नीचे की तरफ इंक्रीज होता है, तभी तो वो पिघल जाता होगा, राइट। यहाँ पे अब लिखा हुआ है कि रेट ऑफ इंक्रीज जो है टेम्परेचर का वो यूनिफॉर्म नहीं है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है अपने यूपीएससी की नज़र से, कि सीधा पूछ देगा कि रेट ऑफ टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म और दूसरा कुछ ऐसे ही रिलेटेड कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट डाल देगा। तो ये नॉट यूनिफॉर्म। ये नॉट यूनिफॉर्म मतलब बढ़ता तो है ही, लेकिन बढ़ता है एक रेट से बढ़ता है। मान लीजिए 10 के रेट से बढ़ रहा था, अभी 20 के रेट से बढ़ने लग जाएगा, फिर से पता चला 5 के रेट से बढ़ने लग गया। ये डेप्थ में हम बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, डेप्थ में हम अंदर घुसते जा रहे हैं। तो इसको यूनिफॉर्म नहीं बोलेंगे। यूनिफॉर्म अगर होता तो ये सीधा सीधी कोई एक पर्टिकुलर नंबर होता है, मान लेते हैं 15, ये पूरी 15 के ही इससे घटता जाता। तो ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। इज नॉट यूनिफॉर्म फ्रॉम सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इट इज़ फास्टर एट सम प्लेसेस एंड स्लोअर एट अदर प्लेसेस। कुछ जगह पे ज़्यादा तेज़ी से टेम्परेचर गिरता है, मतलब बढ़ता है, और किसी जगह पे स्लोली बढ़ता है, ठीक है। बिगनिंग में एवरेज रेट क्या बोला गया है? 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 32 मीटर्स इंक्रीज इन डेप्थ, ठीक है। तो एक एवरेज रेट ये बोला गया है शुरू में। अब इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, लेकिन मतलब मुझे नहीं लगता इस पर सवाल आएगा। एक आध कुछ डाल सकते हैं, बट ऐसा लगता नहीं है ऐसा सवाल बनने का। इन द अपर पार्ट, पहला 100 किलोमीटर में क्या होता है? द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। नेक्स्ट 300 किलोमीटर में क्या 20 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है, और फर्दर डीप अगर जाते हैं तो 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। मतलब बढ़ तो रहा ही है, घट नहीं रहा है कहीं पे, ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म रेट से नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर ये सरफेस है, सरफेस से हम गए, ये मान लेते हैं 100 किलोमीटर से, यहाँ पर रेट क्या है? 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, है ना। ये सरफेस है, सरफेस, ठीक है। 100 किलोमीटर के बाद हम कितना 300 किलोमीटर तक चलते हैं, ये मान लेते हैं 300 किलोमीटर है। इसमें कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद फर्दर डीप अगर हम इसके बाद अगर बढ़ते हैं, इधर नीचे का जो एरिया है अभी कितना है वो नहीं लिखा हुआ है, तो हम वो कुछ डालते भी नहीं हैं, सेल्सियस पर किलोमीटर, यानी हर किलोमीटर के साथ इतना डिग्री घटता चला जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि पहले 100 में अगर 12 डिग्री कम होता जा रहा है, तो मतलब पर किलोमीटर, तो मतलब कि 100 नीचे ही 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, है ना। 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर ऐसा है। और पहले 100 किलोमीटर में कितना कम हो जाएगा, ऐसा पूछ दिया मान लें तो किलोमीटर कैंसिल, 12 इंटू ये क्या हो जाएगा 1200,
1200 डिग्री सेल्सियस, धरती से 100 किलोमीटर नीचे ही 1200 डिग्री सेल्सियस हो गया। 1200 डिग्री सेल्सियस आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। तो ठीक है, अभी क्या है कि ये तो हमने देख लिया, मोटा मोटा ये देख लिया, ये फैक्ट है, ये पूछ सकता है, इस पे आ सकता है क्योंकि ये सीधा एनसीईआरटी का उठा हुआ स्टेटमेंट है, इस पे उतना चांसेस नहीं बनता है। जस्ट आपको ये रखना है कि यूनिफॉर्म नहीं है, पहला तो मैंने आपको ये बताया ना, पहला आपको मैंने ये बताया यूनिफॉर्म नहीं है। दूसरा है कि पहला इंक्रीजिंग है देन डिक्रीजिंग है, पहले इंक्रीज, फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, यानी कि 12 से 20 पहुंचा और फिर 10 हो ना, ये 12 से 20 इंक्रीज हुआ टेम्परेचर रेट और फिर 10 घट गया, वही यहाँ बोलना चाह रहा है। फर्स्ट इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बीनीथ द सरफेस इज फर्स्ट इंक्रीजिंग, 12 से 20 गया, 12 से 20 गया, एंड देन डिक्रीजिंग, यानी 20 से कितना चला गया, ये 10 डिग्री पर चला गया। टेम्परेचर एट द सेंटर इज एस्टिमेटेड टू लाई बिटवीन 3000 से 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इतना ज़्यादा गर्म है, ठीक है। और इसके फैसिलिटेट, एक तो डेप्थ है उसके कारण तो खैर बढ़ ही रहा है टेम्परेचर डेप्थ से। अब इसमें और कोई फैसिलिटेट करने के लिए है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन और हाई प्रेशर कंडीशंस होंगे, है ना। हाई प्रेशर क्यों होगा, क्योंकि ऊपर का पूरा जो कॉलम है मिट्टी का या पत्थर का जो भी है डेप्थ के ऊपर, वो उस पर हाई प्रेशर का काम कर रहा होगा, अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन चल रहा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पिघला हुआ है। सन में भी तो केमिकल रिएक्शन चल रहा है ना, ठीक है। वो कभी ना कभी उस अपना सन जो है वो विलुप्त होने वाला है, आज नहीं होगा, मतलब काफ़ी 1-8 बिलियन साल तो लग ही जाएगा, बट विलुप्त तो होना ही है सबको, जो आया है उसे नष्ट होना ही है। तो 3000 से 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या इससे भी हायर हो सकता है। वहाँ पर दो कारण है, पहला तो केमिकल रिएक्शन के कारण, ना दूसरा हाई प्रेशर के कारण, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कि हम क्या जानते हैं कि कोर हमारा क्या है, सॉलिड है। ये क्या है, कोर, इनर कोर की बात हो रही है। आउटर कोर तो लिक्विड है अपना, आउटर कोर लिक्विड है, और ये क्या है, इनर कोर है। ये क्या है, लिक्विड है, और ये क्या है, इनर कोर सॉलिड है। ये सॉलिड क्यों है, मटेरियल एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज इन सॉलिड स्टेट बिकॉज ऑफ द हैवी प्रेशर ऑफ द ओवरलाइंग मटेरियल। ऊपर के मटेरियल्स जो है ना, कोर के जितने कोर से लेकर के जो क्रस्ट तक का, जो आउटर कोर से लेकर क्रस्ट का जो वेट है वो तो इनर कोर पे पड़ रहा होगा, क्योंकि ग्रेविटी खींच रही है अंदर साइड पे, तो ऑब्वियसली उसको कंपैक्ट कर रहा होगा, प्रेशर बना रहा होगा, और वहाँ पर आपका सॉलिड स्टेट हमको देखने के लिए मिलता है। इतना हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी वो पिघलता नहीं है, और भी कुछ इसमें होता होगा, बट अपने डिस्कवरी में अभी तक इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रेशर, प्रेशर का भी मोटा मोटा हम लोग बात कर चुके हैं, इंक्रीज फ्रॉम सरफेस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ह्यूज वेट ऑफ द ओवरलाइंग मटेरियल्स लाइक रॉक्स, प्रेशर कहाँ से होगा, ये भी हम बात कर चुके हैं कि ओवरलाइंग रॉक्स और जो भी मटेरियल्स हैं, क्रस्ट है, जो भी उसका मिट्टी विट्टी है, पेड़ वेर है, इनफैक्ट आदमी लोग जो धरती के बोझ हैं उनका भी प्रेशर जो है वो पड़ता होगा अंदर में। इट इज एस्टिमेटेड दैट डीपर पोर्शन द प्रेशर इज ट्रिमेंडसली हाई, बहुत ज़्यादा प्रेशर हाई है, 3 to 4 मिलियन टाइम्स मोर देन जो सी लेवल पे जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सी लेवल पे है, माने धरती पे जो प्रेशर है बाहर साइड पे जहाँ पे हम लोग हैं, उससे 3 से 4 मिलियन, 1 मिलियन कितना होता है पता है आपको, 10 लाख, याद कर लीजिएगा, 1 मिलियन 10 लाख होता है, ठीक है। 3 से 4 मिलियन मतलब 30 लाख से 40 लाख गुना ज़्यादा प्रेशर अंदर में है। इतने में कोई आदमी चला जाए ना तो फट फुटा के दबा दबू के वही ख़त्म हो जाएगा। फिर वही आखिरी बात वही हो रही है कि मॉल्टेन मटेरियल्स, हैवी प्रेशर के कारण क्या हो रहा है कि जो अंदर मॉल्टेन मटेरियल्स हैं, जो कोर, इनर कोर की बात हो रही है, एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये हम बात कर चुके हैं अभी, ये वहाँ यहाँ बताया था ना आपको, ये इनर कोर जो है वो क्या है, तो अपने सॉलिड फॉर्म में है, ये वाला है ना, ये सॉलिड फॉर्म में है। क्यों सॉलिड फॉर्म में है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है और मॉल्टेन प्रॉपर्टीज़ क्या करती हैं, सॉलिड स्टेट का प्रॉपर्टीज़ एक्वायर कर लेती हैं। डेंसिटी की बात हो रही है, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ हेवियर मटेरियल्स लाइक निकल एंड आयरन, द सेंटर द डेंसिटी ऑफ अर्थ लेयर ऑल्सो गेट्स इंक्रीजिंग। अब क्या बोलना चाह रहा है, डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है।
अभी वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, ठीक है। मान लेते हैं अगर आप किसी का ये देखें, कोई एक आप रख लीजिए, एक पत्थर है, पत्थर ए है और ये एक पत्थर बी है, ठीक है। वॉल्यूम सेम है दोनों का वॉल्यूम सेम है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। अब m1 जो है सो m2 से बड़ा है, ठीक है। तो डेंसिटी जब हम कैलकुलेट करेंगे, d1 कैलकुलेट करेंगे, क्या हो जाएगा m1/v, और d2 क्या हो जाएगा m2/v, ठीक है। अब आप देखेंगे ये तो सेम है, v तो सेम है, अंतर कहाँ पे, मास। अब m1 को बोला मैंने ज़्यादा है, मैंने सेम वॉल्यूम में उतना ही बड़ा चीज़, कुछ हल्का हो सकता है, कोई भारी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कॉस्को बॉल देखे होंगे, बचपन में अपन कॉस्को बॉल से खेलते थे, कॉस्को बॉल, राइट। और आपने ड्यूस बॉल भी शायद देखा होगा, जिसमें अपने रोहित शर्मा, विराट कोहली लोग खेलते हैं, वो ड्यूस बॉल होता है, ठीक है। कॉर्केट बॉल भी आपने सुना होगा। अब वॉल्यूम तो सेम होता है ना दोनों का। आप देखें कॉस्को बॉल भी उतना ही बड़ा है, ड्यूस बॉल भी मोटा मोटा उतना ही बड़ा है, ठीक है। लेकिन ड्यूस बॉल भारी होता है, वो हल्का होता है ना। तो कहने का ये मतलब है कि सेम वॉल्यूम में अलग अलग मास हो सकता है, और जिसका मास ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मतलब डेंसिटी के लिए क्या मेन फैक्टर है कि अपना मास ज़्यादा होना चाहिए, भारी एलिमेंट होना, कम स्पेस में भारी एलिमेंट होना चाहिए। तो वही यहाँ बोलना चाह रहा है कि एक तो प्रेशर इंक्रीज कर रही है नीचे की ओर, दूसरी बात कि हेवियर एलिमेंट्स जो है, मटेरियल्स जो हैं, निकल और आयरन जो हैं, वो नीचे की ओर प्रेजेंट हैं, जिनका मास जो है पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि डेंसिटी भी क्या है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा तो डेंसिटी इंक्रीज करता जाएगा, डेप्थ के साथ डेंसिटी भी इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। एवरेज डेंसिटी कितनी है, एवरेज डेंसिटी ऑफ द लेयर्स गेट्स ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम क्रस्ट टू कोर। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि क्रस्ट से कोर की तरफ कैसे डेंसिटी बढ़ते जा रही थी, और एवरेज डेंसिटी की बात हो रही है तो ये समवेयर इतना है सेंटर पे, ठीक है। ये एवरेज है, एवरेज करने का मतलब कहीं कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा, कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, बट मोटा मोटा यही है कि 14.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये काफ़ी हैवी हुआ, मतलब आप इसको मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं या किसी ऐसे बैकग्राउंड से फिजिक्स वगैरह पढ़ा है आपने, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है हुआ, है ना। अब इसको एक्सप्लेन करने में नहीं जाते हैं क्योंकि अब काफ़ी फालतू समय चला जाएगा, बस याद करते चलिए, ये सब समझते चलिए। टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी तीनों बढ़ता है, यूनिफॉर्म कुछ भी नहीं है। कोई भी बोलता है आपको कि यूनिफॉर्मली बढ़ेगा, नहीं, यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ता है टेम्परेचर, ठीक है। कभी पहले स्पीड में बढ़ रहा था, फिर स्लो रेट पर बढ़ने लग गया था, जैसे 12 से 20 गया था, 20 के बाद फिर 10 के रेट से बढ़ रहा था टेम्परेचर, ठीक है। अभी कंपोजिशन क्या है इंटीरियर ऑफ द अर्थ का, ठीक है। अर्थ एज अ होल, पूरा अगर अर्थ को मान लें तो उसका एवरेज कंपोजिशन में सबसे ऊपर क्या है, हाईएस्ट क्या है, आयरन है। आयरन के बाद ये अपने ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। यहाँ हाईएस्ट लिखा हुआ है, यहाँ लोएस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो आयरन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, निकल है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम, ठीक है। आपको ये याद करना पड़ेगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ठीक है। कि ओवरऑल अर्थ की बात हो रही है, ना सरफेस ना कोर, किसी की नहीं, ओवरऑल अर्थ की बात हो रही है। जब एक एवरेज बात करते हैं तब की बात हो रही है। तो अपने अर्थ में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है और सबसे कम एल्युमिनियम पाया जाता है, ठीक है। अभी आयरन के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन ही होगा, ठीक है। आप ये सब याद कर सकते हैं, आयरन याद कर लिया, ये लोएस्ट वाला जो है एल्यूमिनियम याद कर लिया, ठीक। ये दो तो याद हो गया। बीच में कैसे याद करें कि आयरन अगर ज़्यादा है तो और क्या हो सकता है कि आप अर्थ एज अ होल ले रहे हैं तो ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन है उसको भी आप कंसीडर करेंगे ना, एटमॉस्फेयर वगैरह में जो भी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन देखा जाता है, पानी में भी ऑक्सीजन बहुत मिलता है अपने को, तो वो भी तो अपना क्रस्ट का ही पार्ट है, पानी अपर क्रस्ट का पार्ट है, समुद्र वगैरह, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा, आयरन के बाद ऑक्सीजन। अब ये कुछ आप गाना बना लीजिए, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सल्फर, निकल, कैल्शियम, ठीक है ना, SMSNC, इसको ऐसे बोल लीजिए ना, SM। अब ये सिलिकॉन और सल्फर मत कंफ्यूज होइएगा, SMS निका, है ना, SMS निका, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सल्फर, ऐसे करके आप कुछ कर याद कर दीजिए। बाकी दो याद कर लीजिए और इसको ये ऐसा कुछ याद कर लीजिए। अब क्रस्ट की बात करें, अब क्रस्ट में हमने क्या पढ़ा था, सियाल पढ़ा था, याद होगा आपको, सियाल। अब ये क्या हमने बोला था, एडवर्ड स्वेस का जो मॉडल था उसको मैंने बोला था कि अब ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि मॉडल नो मोर एग्जिस्ट्स,
बट ओवरऑल एक बार जब बात करते हैं ना तो उनका मॉडल पूरी तरह से खारिज नहीं हो सकता, क्योंकि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपने यही हैं, ठीक है। लेकिन जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मात्रा में है, फिर सियाल आता है। देख सियाल आ रहा है। ऑक्सीजन क्यों आता है? क्योंकि पानी में ऑक्सीजन है, मिट्टी में ऑक्सीजन है, पेड़ में ऑक्सीजन है, हमारे अंदर ऑक्सीजन है, तो सब मिला करके अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। ये क्रस्ट की बात हो रही है, याद रखिएगा, ठीक है। क्रस्ट के ऑक्सीजन के बाद सियाल है, इतना तक तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। ये जब 3 याद हो गया तो आप याद करेंगे कि अरे आयरन भी तो था, आयरन यहाँ ओवरऑल अर्थ में आयरन सबसे ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आयरन को यहाँ पे आना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आप पोटेशियम लोएस्ट है, और ये याद कर सकते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ठीक। ये केमिकल फार्मूलेज लिखे हुए हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये नाट्रियम, सोडियम को नाट्रियम बोलते हैं, पोटेशियम को कैलियम बोलते हैं, तो वो सब लिखा है, उस पर नहीं जाना है, बट आप याद कीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के चिपका लीजिए, एक बार देख लीजिएगा 2-4 दिन, अब याद ही हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है क्वेश्चंस लगाना। अगर आप क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं तो आपको, एक सेकंड में, तो अगर आप क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं तो आपको इसमें इशू आएगा। मतलब कितना भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ लें, ये क्या है, एक लेजिस्लेचर होता है ना, अपने जो आपने अगर पॉलिटी पढ़ा है तो उसमें एक लेजिस्लेटिव बॉडी होता है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है, ठीक है। अपने मतलब अपने पार्लियामेंट में क्या है, लेजिस्लेचर अलग और एग्जीक्यूटिव अलग अलग नहीं है, सेम ही हैं दोनों, ठीक है। ये लोग कानून बनाते हैं और ये कानून को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव बॉडी किसको बोलते हैं? सत्ता विपक्ष सबको मिला के लेजिस्लेटिव बॉडी बनता है। क्यों? क्योंकि डिस्कशन होता है, अपना कुछ टीम बनता है, जो वेरियस कमिटीज़ वगैरह हैं वो सब उसको एनालाइज करती हैं, स्टैंडिंग कमिटीज़ वगैरह हैं वो उसको एनालाइज करती हैं, अपना फीडबैक देती है, फिर जाके बनता है। तो पूरी जो राज्यसभा है, लोकसभा मिलकर क्या बनता है, लेजिस्लेटिव बॉडी बनता है पूरी। लेकिन एग्जीक्यूटिव कौन आते हैं? एग्जीक्यूटिव में आते हैं आपके मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ये सब एग्जीक्यूटिव बॉडी में आते हैं, क्योंकि इंप्लीमेंट इनको ही करना होता है, इन पे विपक्ष वालों को कोई काम नहीं होता है, ठीक है। इनमें जो भी मिनिस्टर्स नहीं है, जो आपने बहुत कुछ सुना होगा ना कि एमएलए हैं, एमपी नहीं हैं, ठीक है। एमएलए हैं, एमपी, मैंने बहुत कुछ सुना होगा, एमपी हैं लेकिन मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। तो उनका भी मतलब एग्जीक्यूटिव में बहुत छोटा रोल होता है। मेजर रोल किनका होता है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट और इसका। तो कहने का ये मतलब है कि बेसिकली पार्लियामेंट में ही दोनों बॉडी बैठते हैं, और दोनों बॉडी पूरी बाइफर्केट नहीं है। लेजिस्लेटिव बॉडी थोड़ा बड़ा है, एग्जीक्यूटिव बॉडी थोड़ा छोटा है, राइट। तो ये कहने का मतलब था मेरा, इतना जो था बताने का, कि आपके ही अंदर लेजिस्लेटिव बॉडी भी है और आपके ही अंदर एग्जीक्यूटिव बॉडी भी है। तो कॉन्सेप्ट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, या आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, किसी भी किताब से पढ़ रहे होंगे, दैट इज लेजिस्लेटिव बॉडी। आपने उसको अपने दिमाग में डाल लिया, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या करेगा? उसका काम क्या होगा कि उसका इम्प्लीमेंटेशन, क्वेश्चंस देखेगा ये, ठीक। क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन, लेजिस्लेटिव बॉडी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, तो आपका सही से सरकार नहीं चल पाएगा, सही से आपका प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, एक बार आप पढ़िए और आप उसके बाद उसमें क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आ जाइए, हमको रॉक्स जो कौन से मेजर रॉक्स कौन से मिलते हैं क्रस्ट में, ये क्रस्ट की बात हो रही है। क्रस्ट में मेजर रॉक्स मिलते हैं इग्नियस, मेटामॉर्फस, सेडिमेंट्री। अब तीनों रॉक की प्रॉपर्टीज़, तीनों रॉक का हम लोग साठगांठ देखेंगे कैसे क्या बनता है। तो सबसे पहले इसमें आता है इग्नियस रॉक, ठीक है। इग्नियस रॉक का ये है ना कि इग्नियस रॉक क्या होता है मित्रों, ठीक है। आपने वोल्केनो का फोटो या वोल्केनो ऐसा देखा होगा, इधर से लावा निकलता है, दैट इज मैग्मा एक्चुअली निकलता है। ये सॉलिडिफाई होता है, ये बाहर निकल के लावा बोलते हैं इसको। ये सॉलिडिफाई होता है, ये निकल के ऐसे पसरेगा, और फिर जब ये बंद हो जाएगा तब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हम लोग इग्नियस रॉक बोलते हैं। इतना समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो फॉर्म ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। इंटीरियर में उसको होता है तो मैग्मा बोलते हैं, अर्थ में निकलते ही उसको लावा बोलते हैं। तो निकलता मैग्मा है और वो लावा बन जाता है, मतलब नाम का ही डिफरेंस है, ज़्यादा अपने को पीएचडी में नहीं जाना है इसके। तो सीधा आप याद रखें कि मैग्मा या लावा जो भी निकलता है अंदर से, उसका सॉलिडिफिकेशन से क्या बनता है? इग्नियस रॉक बनता है, ठीक। दे डोंट हैव स्ट्राटा, ये प्रॉपर्टीज़ आप याद करते चलिएगा। डोंट हैव स्ट्राटा मतलब लेयर्स नहीं होते हैं उसमें। इंटायर लावा जो है एक ही साथ सॉलिडिफाई हो, जैसे ये बाहर निकला है ऐसा करके, ठीक है। ये जमते जमते ऐसा हो गया। अब ये मान लेते हैं, एक ड्यूरेशन मान लेते हैं कि 1 महीने में ये सूख जाएगा।
1 महीने में ये सूख के सब एक साथ ही सूखेगा और सब एक साथ ही ये बन जाएगा। इसमें लेयर्स वाली नहीं होंगे। अब ये होगा कि अब ये सूख गया, इसके ऊपर से एक आ जाएगा तो इसको लेयरिंग नहीं बोलेंगे, तो पत्थर ही अलग हो गया ना, ठीक है। ये इसमें चिपक थोड़ी जाएगा, ये पत्थर ही अलग हो गया, है ना। तो ये इसको हम लेयरिंग नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो दे डोंट हैव स्ट्राटा, दे आर क्रिस्टलाइन, दे डोंट हैव फॉसिल्स। अब इतना ज़्यादा गर्म है ये मैग्मा जो है, मतलब 3000-4000 डिग्री सेल्सियस को समय से निकल रहा होगा, ठीक है। उसका इतना ज़्यादा गर्म है, उसमें क्या ही फॉसिल बचेगा, ठीक है। तो दे डोंट हैव फॉसिल, तो लेयर्स नहीं है उसमें, स्ट्राटा नहीं है, मतलब क्रिस्टलिन है, फॉसिल्स नहीं है, ठीक है। ये हार्ड एंड रेजिस्टेंट होते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं। एंड रेजिस्टेंट करने का मतलब तोड़ना फोड़ना इनका थोड़ा मुश्किल होता है, बट अब तो काफ़ी एडवांस अपने पास मशीन्स आ गए हैं, हो सकता है तोड़ सकते हैं इनको। लेकिन इतना आसानी से आप कुल्हाड़ी लेके पहुंच जाएंगे या कुछ हथौड़ा लेके पहुंच जाएंगे और तोड़ने बैठ जाएंगे तो वो नहीं टूटता है, ठीक है। रोड मेकिंग और मोन्यूमेंट्स में ये काम आता है अपने। अब इसके कुछ सब डिविजन्स हैं, ठीक है। सब डिविजन्स ऑन बेसिस ऑफ मिनरल कंपोजिशन। मिनरल कंपोजिशन, उनका कंपोजिशन क्या है, उसमें सब डिवीजन है। पहला तो है एसिडिक इग्नियस रॉक, दूसरा है बेसिक इग्नियस रॉक। एसिडिक में क्या है, हाई सिलिका कंटेंट है, लेस डेंस है, लाइटर इन कलर है, ठीक है। इसके 3 प्रॉपर्टीज, हाई सिलिका, लेस डेंस एंड लाइटर इन कलर। बेसिक का क्या है, कंटेन्स ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है। डेंस एंड डार्क। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक है। अब एक आप याद कर लिए तो दूसरा तो याद हो ही जाएगा आपको। लेस डेंस, लाइटर इन कलर, डेंस एंड डार्क, ये इसका अपोजिट है। अब आपको ये याद रखना है कि बेसिक चीज़ में कुछ याद आ रहा हो, एसिड अगर आपने अपने कभी लैब में देखा हो या कहीं देखा हो, ठीक है। आप ऐसे याद रख लीजिए ना कि एसिड रेन, एसिड रेन के बारे में आपने पढ़ा होगा एनवायरनमेंट में, या आगे पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे एसिड रेन के बारे में, कि आगरा में जो ताजमहल था, ताजमहल है, और ये ताजमहल ऐसा थोड़ी है, आगरा में अपना ताजमहल है ना, मान लेते हैं ऐसा कुछ ताजमहल है, 4 पिलर हैं इसके। इस पे क्या हो रहा था कि एसिड रेन गिर रहा था। तो अब रेन कैसा होता है, रेन तो काला थोड़ी गिरेगा, रेन तो रेन जैसा होता है, बट उसमें एसिड होते हैं। तो मतलब क्या पता चलता है अपने को कि वो लाइटर है और लेस डेंस है, लाइटर इन कलर एंड लेस डेंस है, ठीक। सिलिका कंटेंट हाई है, ये 3 चीज़ याद रखेंगे। अब इसके अपोजिट में ये आ जाता है, ठीक है। अब बेसिक का जो है ऑक्साइड्स होता है, NaOH बोलते हैं ना, NaOH, ये सब बेस होते हैं ना, ठीक है। NaOH, CaOH2 ऐसा करके ये सब बेस होते हैं, तो ऑक्साइड्स ही होंगे इसमें। और ये चूंकि लेस डेंस था और लाइटर था, तो ये डेंस एंड डार्क हो जाता है, ठीक है मित्रों। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एसिड रेन से याद रख सकते हैं कि लाइटर एंड लेस डेंस होता है और सिलिका कंटेंट उसमें हाई होता है। बेसिक जो भी होते हैं उनमें तो आपका यही देखने के लिए मिलता है ना, मतलब ऑक्साइड्स ही देखने के लिए मिलते हैं। बेस जो भी होता है, एसिड बेस सॉल्ट, अगर आपने कभी पढ़ा ओपन जीवन में, तो बेस जो भी होते हैं उसमें ऑक्साइड्स ही देखने के लिए मोस्टली मिलता है, ठीक है। ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स मिलता है अपने को देखने के लिए। तो उस तरह से आप याद रख सकते हैं इनका क्या कंटेंट होगा। फेरस, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये कंटेंट कौन से हैं जो अपने को अर्थ के नीचे मिलते हैं। डेंस हो गया। अब बेसिस ऑफ ओरिजिन पे हो सकता है। बेसिस ऑफ ओरिजिन क्या हो सकता है कि चाहे तो अर्थ के अंदर वाला हो या अर्थ के बाहर में हो, ठीक है। तो अर्थ के अंदर वाला को क्या बोलते हैं हम, इंट्रूसिव बोलते हैं। इंट्रूसिव, नाम से ही पता है, इन मतलब अंदर, ये क्या एक्सट्रूसिव बोलते हैं। एक्सट्रूसिव नाम से क्या लगता है, एक्स मतलब बाहर, ठीक है। एक्स मतलब जिसको छोड़ दिया वो एक्स हो गया, है ना। तो जैसे ही इसको अंदर वालों ने इसको छोड़ दिया वो एक्स हो गया, अंदर वाले इन हो गए, ही इज़ इन, ही इज़ एक्स, राइट। तो अंदर वाले कौन से हैं, प्लूटोनिक बोलते हैं अंदर वाले को, प्लूटोनिक बोलते हैं। इंट्रूसिव है, इनके एग्जांपल्स हैं ग्रेनाइट, डियोराइट, गैबरो, ये सब, और इसका नाम है मतलब इग्नियस रॉक्स के नाम है, ठीक है। अब ये इंट्रूसिव है मतलब अंदर है, मतलब क्या होगा, अंदर डेप्थ पे होंगे, कूल होंगे और स्लोली सॉलिडिफाई होंगे। क्यों ऐसा स्लोली सॉलिडिफाई होंगे, अंदर का क्या है कि टेम्परेचर पहले से ही ज़्यादा है, तो कहीं भी अगर ज़्यादा टेम्परेचर अगर हाई है तो वहाँ पे कोई भी चीज़ जमेगा तो उसको टाइम लगेगा जमने में। वही टेम्परेचर कहीं पे लो है तो उसको जम, अब ऐसा मान के चलिए कि बर्फ़ आपने डाला
डीप फ्रीजर में तो वो तुरंत जम जाएगा, लेकिन बर्फ़ आप डालेंगे डीप फ्रीजर के नीचे वाले ट्रे में तो हो सकता है उसको 5-6 दिन लग जाए जमने के लिए। तो जहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पे उसको टाइम लगेगा जमने के लिए। तो यही वो बोल रहा है यहाँ पे कि अंदर डेप्थ में क्या है कि कूल और सॉलिडिफाई जो है वो स्लोली होता है। क्यों स्लोली होता है? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर पहले से ही हाई है और वहाँ कुछ जमना चाह रहा है तो उसको हाई टेम्परेचर रेजिस्ट करता है कि भाई तुमको हम जमने नहीं देंगे, ठीक है, बट स्टिल वो जमता है तो उसको टाइम लग जाता है, इसलिए स्लोली है ये। इंट्रूसिव है, डेप्थ है, इंट्रूसिव है, अंदर की बात हो रही है। ग्रेनाइट, डिओराइट और गैब्रोस का एग्जाम्पल है, ठीक है। वोल्केनिक में क्या है अपना, ठीक है, लावा, रैपिड सॉलिडिफाई। अभी जब क्या है कि वोल्केनिक से बाहर निकल के आया तो उसको अचानक से अच्छा टेम्परेचर मिल गया। बाहर तो अपन जहाँ रह रहे हैं वो टेम्परेचर तो बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा मौसम है, अपन जी पा रहे हैं, ठीक है। बाहर टेम्परेचर कितना होता है गर्मी के टाइम में? 30 डिग्री सेल्सियस से 35-40 डिग्री सेल्सियस तक कुछ टेम्परेचर होता है। अंदर कितना था? पहले ही 100 किलोमीटर में हमने देखा था कि अंदर का टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस चला गया था। तो अब इसको सॉलिडिफाई होना पड़ रहा है 1200 डिग्री सेल्सियस में, और इसको सॉलिडिफाई होना पड़ रहा है कितना? 30 डिग्री सेल्सियस में। तो ऑब्वियसली ये इसको ठंडा मौसम मिल रहा है तो ये जल्दी जमेगा। तो रैपिड सॉलिडिफिकेशन, स्मॉल क्रिस्टल्स फॉर्म होता है, लावा होता है, ठीक है। एक्सट्रूसिव है, ये पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। एग्जाम्पल्स, बसाल्ट जो कि वोल्केनिक रॉक है, सॉलिडिफाइज एज पॉलीगोनल कॉलम्स इन जाइंट कॉजवेंट्रिम। इसका मैंने फोटो भी लगा के रखा है, ये देखिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है एक्सट्रूसिव रॉक्स का, कि अब इंट्रूसिव रॉक का फोटो खींचे कौन लाएगा? तो वो फोटो नहीं है अपने पास। एक्सट्रूसिव रॉक्स का फोटो है अपने पास, जिसमें पहला ये क्या है, बसाल्ट है। बसाल्ट वोल्केनिक रॉक है, सॉलिडिफाइज एज पॉलीगोनियल कॉलम इन जाइंट कॉजवे एंट्रीम नॉर्थ आयरलैंड। ये फोटो है ना, पॉलीगोनियल टाइप का दिख रहा होगा आपको, ये देख रहे हैं आप, पॉलीगॉन है इसमें, ये सब पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन मतलब होता है कि ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन, गॉन मतलब साइड हो गया, पॉली मतलब मल्टीपल साइड्स, तो ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन, स्क्वायर इज अ पॉलीगॉन, ठीक है। स्क्वायर के बाद क्या होता है? पेंटागन आता है, ये पेंटागन आ गया। पेंटागन के बाद क्या होता है? ये 5 साइड हो गया ना, इसमें 6 साइड वाला होगा, हेक्सागन आ जाएगा, ठीक है। 7 साइड वाला सेप्टागन, 8 साइड वाला ऑक्टागन, ठीक है। ऐसे करके ये पॉलीगॉन बन जाते हैं, ठीक है। मतलब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? डेक्कन इंडिया। डेक्कन इंडिया में अपना ये दक्कन का पठार जो है सॉरी, डेक्कन इंडिया में अपने को आप वेस्टर्न घाट्स के बाद का जो एरिया है उसमें आप ये सब देखने का, आपको ऐसा देखने के लिए मिल सकता है। ये भी बाहर निकल के सॉलिडिफाई हुआ है। ब्लैक सॉइल वहाँ पे काफ़ी मिलता है और कॉटन की खेती होती है, ठीक है। ये सब अपन इंडियन ज्योग्राफी जब देखेंगे तब आएंगे उसमें, बट अभी याद रखने के लिए अपने मैंने ये डाला है। कोलंबिया स्नेक यूएसए में कैसा है, ठीक है। रिवर बसाल्ट ऐसा कुछ वहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। वही ऐसा लंबा लंबा देख रहे हैं आप, ठीक है। इसमें भी है, बट इसमें क्या है ना कि अब ये ढक चुका है, यहाँ पे ढक चुका है, वेजिटेशन वगैरह आने लगे। यहाँ भी लंबा लंबा कॉलम रहा होगा, है ना, हल्का हल्का दिख रहा होगा आपको, बट अब ये ढक चुका है, ठीक है मित्रों। ये एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल हो गया। इसमें एक लास्ट पॉइंट है, डाई कैंसिल्स में गेट फॉर्म्ड फ्रॉम लावा, ठीक है। डाई कैंसिल्स पढ़ा था ना हमने, ऐसा ऐसा करके बन रहा था, कुछ डाइक था, कुछ सिल था, ठीक है। ये आएगा, मैं आपको लैंडफॉर्म्स वाले टॉपिक पे आएगा। मैंने जीसी लियोंग का भी एक जो लैंडफॉर्म्स वाले टॉपिक है ना उस पर मैंने बनाया हुआ है, तो वहाँ पे आपको इसका बारे में और देखने के लिए मिलेगा। अभी के लिए समझ लीजिए एक पाइप जैसा होता है, एक ऐसा पाइप होता है, एक थोड़ा स्ट्रेट ज़्यादा ऊपर पाइप होता है, वो डाइकॉर्सिल्स होते हैं, और ये जो है लावा के अंदर फॉर्म हो सकते हैं, अंडरग्राउंड फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट सेडिमेंट्री रॉक्स पे। सेडिमेंट्री रॉक का जब आप नाम सुनते हैं तो उसमें पहला चीज़ क्या ध्यान आता है कि ये सेडिमेंट से बना होगा। सेडिमेंट मतलब क्या होता है? ये सेडिमेंट्री रॉक में सेडिमेंट का मतलब क्या होता है ये बताइए। सेडिमेंट का मतलब होता है जो भी इरोजन करके हम चीज़ लाते हैं ना। अब मान लीजिए आपने किसी पत्थर को हथौड़ा से मार के तोड़ दिया, तो जो आपको पाउडर मिला ना, दैट इज सेडिमेंट, ठीक है। और कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या है कि वो पाउडर से बने। अब पाउडर वो कहाँ से आ रहे होंगे? इरोजन से आ रहे होंगे, ठीक है। उस पर हवा मारा होगा, पानी मारा होगा किसी पत्थर पे, वो टूट के हल्का हल्का गिरा होगा, उसके बाद उसमें ट्रांसपोर्टेशन हुआ होगा, वो कहीं जाके जगह जाके डिपॉजिट हुआ होगा, ठीक है। और फिर उस पर प्रेशर और टेम्परेचर काम किया होगा ओवर द लॉन्ग टाइम, मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स में लगते हैं इस रॉक्स को फॉर्म होने में। ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन में फॉर्म हो जाता है। वो डिपॉजिट होते होते एक समय आता है, फिर उसमें क्लाइमेट का जो कुछ चेंज आता है, पानी गिरता है, ये गिरता है, प्रेशर और टेम्परेचर काम करता है, तब जाके वो बनता है। मतलब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का चीज़ नहीं है, है ना।
तो सेडिमेंट्री रॉक आपको दिमाग में रखना है कि सेडिमेंट से बना हुआ है। सेडिमेंट क्या है? पत्थर का पाउडर है। अब पत्थर का पाउडर कौन लेके आता है? हवा पानी तो पहले तोड़ता है उसको, फिर लेके जाता है। तो स्टेटमेंट्स में देख लेते हैं। इरोजन ऑफ रॉक्स, पहला क्या होगा? इरोजन होगा। उसके बाद डिपोजिशन ऑफ ग्रैन्यूल्स होगा। अब इरोजन में क्या है? इरोजन में 3 प्रोसेस की बात हो रही है। इरोजन जब हम बोल रहे हैं तो इसमें पहले वेदरिंग हुआ होगा, वेदरिंग हुआ होगा, वेदरिंग के बाद पील ऑफ हुआ होगा, ठीक है। मेरे वेदरिंग में टूटना, टूट के वो गिरा होगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद डिपोजिशन हुआ होगा। अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर और ये ले सकते हैं, मतलब वाटर एंड एयर जो है वो आपको लेके जा सकता है, ठीक है। तो इरोजन ऑफ रॉक हुआ, डिपोजिशन ऑफ ग्रैन्यूल्स हुआ। ग्रैन्यूल्स वही पाउडर की बात हो रही है। कॉम्पैक्शन, जब अब एक जगह क्या होगा, एक जगह क्या होगा कि ये मान लीजिए ग्रैन्यूल्स या पाउडर जो भी है वो आकर यहाँ पे गिर गया, ठीक है। एक लेयर यहाँ गिरा, ठीक है। उसके बाद ब्लू वाला जो है वो आके इसके ऊपर गिरा कहीं से, ठीक है। ये दूसरे किसी पत्थर से आके गिरा होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा कुछ आके गिरा होगा इसके ऊपर, है ना। ये अभी पाउडर ही पाउडर है, बस ये एक जगह पर है, अलग अलग टाइप का है, ठीक। अब इसमें कॉम्पैक्शन होगा। कॉम्पैक्शन मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्ट करना होता है, मतलब दाबना होता है, ठीक। कॉम्पैक्शन, इस पर क्या हो? प्रेशर एक्ट करना शुरू करता है। लिथिफिकेशन, ठीक है। लिथिफिकेशन क्या होता है? प्रेशर और टेम्परेचर दोनों जब इस पर एक साथ काम करते हैं तो इसको हम बोलते हैं लिथिफिकेशन होना। लिथिफिकेशन, कॉम्पैक्शन मतलब हल्का दबा है, लेकिन एक्चुअल प्रोसेस जो है उसको मतलब पत्थर बनाने का, वो लिथिफिकेशन का काम होता है। लिथिफिकेशन मतलब प्रेशर और टेम्परेचर इतना उस पर काम करने लग जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। पहले इरोजन होगा, ठीक है। इरोजन ऑफ रॉक्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्यूल्स, दोज ग्रैन्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड समवेयर, ठीक है। देन कॉम्पैक्शन एक्ट्स ऑन इट एंड फर्दर लिथिफिकेशन हैपन्स। लिथिफिकेशन हैपन्स मतलब प्रेशर और टेम्परेचर का उस पर कार्रवाई होगा, उसको कंप्रेस करने लग जाएगा, और इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है, ठीक है। मतलब एक जीवन काल में एक आदमी नहीं देख सकता, अनलेस एंड अनटिल हनुमान जी की तरह चिरंजीवी हो। चिरंजीवी मतलब क्या होता है दोस्तों? चीर काल, चीर इस बहुत लंबा समय, चीर काल मतलब समय, और चीर मतलब बहुत लंबा समय। तो चिरंजीवी होता है जो कभी नहीं मरता है, बहुत लंबा समय तक जीता है, मतलब कम से कम 10,000 15,000 साल कोई जीता हो तो चिरंजीवी होता है। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, कहीं होंगे, दिखे तो बताइएगा, ठीक है। आइए आगे आते हैं। ये स्ट्रेटिफाइड है, मैंने आपको बताया ना 3 कलर में दिखाया आपको कि एक एक लेयर में उसमें डिपोजिशन हुआ है, तो ऑब्वियसली जब वो कॉम्पैक्ट होगा तो उसमें भी आपको लेयर्स दिखेंगे, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड है। दूसरा फॉसिल्स होंगे, इसमें मरा गला जानवर भी आके मरा होगा, उस पर हड्डी उड्डी होगा, पेड़ पौधा का कोई पत्ता होता होगा, तो इसको फॉसिल्स बोलते हैं, ठीक है। फॉसिल्स रहा होगा उसमें। नॉन क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइन कौन था अपना? इग्नियस रॉक जो था वो क्या था? क्रिस्टलीन था, है ना, क्रिस्टलीन था। ये नॉन क्रिस्टलीन है, ठीक है। ये सब इसको याद रखना है। क्या होता है ना कि जब एक बार में कुछ चीज़ जमता है ना, एक बार में अगर आपने बर्फ़ को जमा दिया एक बार में, ठीक है, तो उसमें क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे लेयर्स में जमाते हैं ना चीज़ों को, तो उसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता है, क्रिस्टलीन नहीं होता है वो, ठीक है। इसके भी सब डिविजन्स हैं। किस बेसिस पे? ओरिजिन एंड कॉम्पोजिशन के बेसिस पे। अब ओरिजिन कैसे कैसे हो सकता है? 3 तरह से ओरिजिन बताया गया यहाँ पे। पहला मैकेनिकली है, ऑर्गेनिकली है, केमिकली है। अब मैकेनिकली क्या है? फिजिक्स टाइप का कुछ हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है? ऑर्गेनिकली बायोलॉजी टाइप हो रहा है। तीसरा क्या है? केमिस्ट्री टाइप का हो रहा है। सेडिमेंट्री रॉक में है इस कॉम्बिनेशन ऑफ, उसका जो प्रोसेस है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का प्रोसेस है। फिजिक्स इज मैकेनिकली, बायोलॉजिकली इज ऑर्गेनिकली, एंड केमिकली इज केमिस्ट्री, ठीक है। तो मैकेनिकली में क्या होगा? ये फिजिकल फेनोमेना है। इसमें क्या होगा कि सीमेंटिंग टुगेदर द मटेरियल, इसका एग्जांपल है सैंडस्टोन, उस पर आते हैं, एग्जांपल आते हैं इसमें। मैकेनिकली में क्या हो रहा है कि वो जो मैंने आपको डिपोजिशन बताया, एक लेयर डिपोजिट हुआ, दूसरा डिपॉजिट हुआ, तीसरा डिपॉजिट हुआ। जब ये डिपॉजिट होते हैं और इन पे जब प्रेशर टेम्परेचर एक्ट करता है तो दैट इज़ मैकेनिकली फॉर्म हुआ है। इसमें कोई XYZ नहीं। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था अभी 3 लेयर का डिपोजिशन, वो भी मैकेनिकली का ही मैंने बताया था आपको। दिस इज़ वन ऑफ द टाइप्स, ठीक।
सीमेंटिंग टुगेदर मतलब सीमेंट क्या होता है, दो ईंटा को जोड़ता है ना, तो वो सीमेंटिंग वो वर्ब बना दिया ये लोग, और सीमेंटिंग टुगेदर ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। तो उसमें क्या है, एग्जाम्पल क्या है, सैंडस्टोन अपना एग्जाम्पल है। अब क्या है कि जिस सैंडस्टोन का बना हुआ है उसका शेप के हिसाब से कुछ, शेप और मटेरियल के हिसाब से, टाइप ऑफ मटेरियल के हिसाब से कुछ नाम है। अगर कोर्स है, कोर्स मतलब क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है, और राउंड क्या होता है, गोल हो गया, एंगुलर क्या हो गया, एंगल वाले हो गए होंगे, फाइन क्या हो गया, पाउडर हो गया होगा। तो इसके हिसाब से ग्रेट, कॉन्ग्लोमरेट हो गया, ब्रेसिया हो गया, स्क्ले एंड मडस्टोन, ठीक है। किस टाइप का मटेरियल यूज़ हुआ है सैंडस्टोन में, इसका एग्जांपल सैंडस्टोन है। सैंडस्टोन की ये वैरायटीज़ हैं, ठीक है, ये सब सारे सैंडस्टोन है, ग्रेट, कॉन्ग्लोमरेट, ब्रेसिया, क्ले एंड मडस्टोन, ठीक है। अब इनका जो बनने वाला पार्टिकल है ना, उसमें थोड़ा डिफरेंस है, चीज़ वही हो रहा है, सीमेंट ही हो रहा है एक दूसरे से प्रेशर टेम्परेचर के अंडर वो, लेकिन बनने वाला जो पार्ट ये है वो थोड़ा अलग है। इसमें क्या बोला गया है कि फाइन से जो बनता है वो क्ले और मडस्टोन बनता है, एंगुलर से जो बनता है वो ब्रेसिया बनता है, राउंड से जो बनता है वो कॉन्ग्लोमरेट बनता है, कोर्स से जो बनता है वो ग्रेट बनता है, ग्रेट सैंडस्टोन, ठीक है। ठीक है, अब आ जाइए बायोलॉजी पे। अब ऑर्गेनिकली है तो ऑर्गेनिकली क्या होता है कि कुछ तो अपना बायोलॉजी टाइप का वर्ड यूज़ होगा, तो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू ऑर्गेनिकल जो अपना ये है सेडिमेंट्री रॉक वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। जैसे आप कैल्सरस बोल सकते हैं, कैलकेरियस है बेसिकली, कैल्सरस नहीं है, कैलकेरियस है, लाइमस्टोन और चॉकिस का एग्जाम्पल है, कार्बोनेशियस है, स्वैम्प एंड फॉरेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी कैलकेरियस जो बोला हुआ है ना, कैल्शियम का इसका कंटेंट है ना, इसमें कैल्शियम का कंटेंट है, ठीक है। वो लाइमस्टोन से बना हुआ है, अपने अंदर भी कैल्शियम मिलता है ना, तो उससे कुछ अगर फॉर्म हो जाए ना कभी भविष्य में, तो वो लाइमस्टोन और चाक का रूप ले लेगा। कार्बोनेशियस माने कार्बन कंटेंट उसमें ज़्यादा हाई होगा, जो कि स्वैम्प में मिलता है, फॉरेस्ट में मिलता है। अब इसलिए ट्री जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, उसमें कार्बन का कंटेंट ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। पीट, लिग्नाइट, कोल, ये सब सारे जो एग्जाम्पल हैं वो अपने ऑर्गेनिकली। कोल का आपका अगर बताएं हम, तो आपको ये पता होगा कि छोटा नागपुर प्लेटो का नाम सुना होगा ना, रांची वाले एरिया में, रांची और इनफैक्ट झारखंड की जो एरिया है उसमें छोटा नागपुर प्लेटो है, वहाँ पे कोल माइनिंग बहुत है। आपने धनबाद का सुना होगा नाम, झरिया माइंस का नाम सुना होगा, बोकारो का नाम सुना होगा, जादूगरा का नाम सुना होगा। तो ये सब जो उधर कोल मिलते हैं ना, उसमें हुआ क्या था कि मिलियंस ऑफ ईयर पहले क्या हुआ था कि वहाँ एक डेंस फॉरेस्ट होता था, देयर यूज्ड टू बी अ डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, ऐसा कुछ फॉरेस्ट था, है ना। ये मैं शायद कुछ पहले भी बता चुका हूँ, बट ठीक है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट था वहाँ पे। आज भी जंगल है, जंगल का क्या होता है, वो मिट्टी मिला कहीं भी निकल गया, बट उस समय क्या था, बहुत डेंस फॉरेस्ट था। अभी क्या हुआ कि इसके नीचे जो धरती थी ना, ये धरती जो है ये, ठीक है, ये पलट के अपसाइड डाउन चला गया, तो जितना का जितना फॉरेस्ट था एक साथ ही वो अंदर जाके वो जम गया। तो क्या बनेगा, ये ऑर्गेनिकली हो गया पहले एग्जाम्पल ये, ठीक है। यही आपका जो बायोलॉजिकल बोल रहा था ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनता है, प्लांट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने के जितने वो जंगल था वो सारा धरती के अंदर चला जाता, धरती पलट गया। अब जैसे भी पलटा उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, वो पलट करके अंदर चला गया, ठीक है, पलट के अंदर चला गया। और एंड ओवर द टाइम ऑफ मिलियन ईयर्स, ठीक है, वो क्या है कि कॉम्पैक्शन और उस पर ये सब काम किया और वो कोयला बन गया। कोयला इज़ नथिंग बट जो पेड़ था, मोटा मोटा पेड़ था, इतना मतलब इतना तो कम ही हो गया, मतलब अमेज़न का जो पेड़ आज की डेट में समझिए, अमेज़न का पेड़, ब्राज़ील में जो अमेज़न का पेड़ है बहुत ज़्यादा वहाँ पेड़ है, ठीक है, वो पूरा लैंड मास जो है वो सबसाइड कर दे, धंस जाए, उलट जाए, धंस जाए, कैसे भी चला जाए, ज़मीन के अंदर चला जाए बस, ठीक है। तो ओवर द मिलियन ईयर्स क्या होगा, उसमें वो कोयला बन जाएगा। तो कोयला कुछ भी नहीं है, वो पेड़ ही है जो कोयला बन गया, ठीक है। अब उसमें डायमंड कहाँ से मिला वो आप खोजिए, क्योंकि डायमंड भी खोजना पड़ता है, डायमंड कैसे निकल जाता है उसमें, वो आप खोजते रहिए, ठीक है, हमारे सिलेबस से बाहर का चीज़ है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब आदमी इंसान की बात नहीं हो रही है, बेसिकली पेड़ वेड़ की बात हो रही है। ये सब जो पेड़ है वो अंदर चला जाता है, तो यहाँ पे पीट, इग्नाइट, ये सब पीट इग्नाइट क्या है, कोल के ही वेराइटीज़ हैं, ठीक है ना। तो कोल हो गया, ये सब अपने को वहाँ देखने के लिए मिलता है। तीसरा कौन सा है, केमिकली। केमिकली कैसे होगा, प्रेसिपिटेट केमिकली फ्रॉम सॉल्यूशन। अब कोई एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि दो केमिकल रिएक्शन होता है, एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एज द ओनली प्रोडक्ट। ये आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा बचपन में। तो अब ये क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, एसिड इज रिएक्टिंग विथ बेस इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है।
अभी वाटर तो फ्लोट करते रह गया, सॉल्ट क्या हो गया, जाके नीचे बैठ गया। अब हर कुछ NaCl नहीं होता है ना, मतलब सारा सॉल्ट जो है वो NaCl नहीं होता है, ठीक है। सॉल्ट वो होते हैं जिसमें एसिड का एलिमेंट और बेस का पीछे वाला हिस्सा रहता है, ठीक है। तो एक सॉल्ट होता है जिसमें एक सॉल्ट अपन जो खाते हैं टेबल सॉल्ट जिसको बोलते हैं, दैट इज NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। लेकिन बाकी जो सॉल्ट होते हैं, सारे सॉल्ट ऐसे नहीं होते हैं कि वो पानी में घुल जाएं, वो अपने को प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। वो प्रेसिपिटेशन करते 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 ये क्या हो जाएगा, ये एक कॉम्पैक्शन और लिथिफिकेशन वगैरह होगा और ये पत्थर बन जाएगा। तो यही बोल रहा है कि प्रेसिपिटेटेड केमिकली फ्रॉम अ सॉल्यूशन, ठीक, किसी सॉल्यूशन से रिएक्शन होगा और उसमें से एक कुछ पार्टिकल्स जो है वो गिर जाएंगे बन के, और वो बनते 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 ओवर टाइम ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स वो कॉम्पैक्ट उसको होगा, टेम्परेचर काम करेगा और वो बनेगा। अल्टीमेटली तो उसको कॉम्पैक्शन और लिथिफिकेशन तो होना ही है, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन वहाँ तक जो पहुँचा है, जो इरोड होके पहुँचा है, तो मैकेनिकली हो गया, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक सामान सब है वो धंस गया, वो जम गया, तो वो ऑर्गेनिकली हो गया, ठीक है। केमिकल से वो प्रेसिपिटेशन से वो आया है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपका केमिकली फॉर्म हो गया, ठीक। इसका एग्जांपल क्या है, रॉक साल्ट फ्रॉम द सी बेड्स। अभी रॉक साल्ट जो है, अब बात की है ना ये जो सारा सब डिजॉल्व नहीं होता, ये सब गिर गया होगा, केमिकल रिएक्शन कुछ हुआ होगा, ये गिर गया होगा और ये जो है ओवर द टाइम ये बन गया होगा। इसका एग्जांपल जिप्सन CaSO4 फ्रॉम डेड सी। हमको डेड सी से क्या मिलता है, CaSO4 जिप्सन। अब डेड सी में क्या है ना कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, वहाँ कोई भी लिविंग चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो वही बोला गया कि जिप्सन और CaSO4 इसका एग्जाम्पल है। पोटेस नाइट्रेट्स भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। मेटामॉर्फस रॉक्स, अब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जो हैं वो अपने आप में अलग अलग टाइप से फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मेटामॉर्फस थोड़ा सा मतलब इसमें अलग टाइप की बातें होती हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोथ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक। अब इसमें क्या, इग्नियस का फॉर्मेशन का तरीका अलग था, सेडिमेंट्री फॉर्मेशन का तरीका अलग था। अब दोनों जो रॉक हैं, ठीक है, वो क्या होता है ओवर द टाइम, मतलब अनदर मिलियंस ऑफ ईयर्स, एक तो मिलियन ऑफ ईयर उसको बनने में लगा सेडिमेंट्री रॉक को, और अनदर मिलियन ऑफ ईयर में क्या हो जाता है कि ये सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक जो है चेंज अंडर हीट एंड प्रेशर ऑन बोथ, ठीक है। हीट इज बेसिकली टेम्परेचर, प्रेशर। अब कोई भी चीज़ अर्थ के सरफेस पे है या अर्थ के सरफेस के अंदर है, ठीक है, तो उस पर वेरिएबल टेम्परेचर लगेगा। ऑब्वियसली मिलियन ऑफ ईयर में टेम्परेचर आपका वेरी करेगा, प्रेशर आपका वेरी करेगा, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। जब ये क्या होता है कि वो बैठा उस पर लगा रहता है ना, वो पत्थर तो बैठा हुआ है, और उसको बैठे बैठे जब उसको ये सब चीज़ फील होता है और वो चेंजिंग फील होता है, तो वो उसका फॉर्म बदलने लग जाता है ना। जैसे आपने अगर पानी को डीप फ्रीजर में डाला तो उसका बैठे बैठे वो चेंज हो गया, वो सॉलिडिफाई कर गया। तो वैसे ही आपने जब वो पत्थर जो हमारे पास था, सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक जो भी था, वो बैठे बैठे क्या हो जाता है, उसको टेम्परेचर प्रेशर ऐड करता है और वो मेटामॉर्फस रॉक बन जाता है, ठीक। इसमें कोई फॉसिल नहीं मिलता है, कोई स्ट्रैटिफिकेशन नहीं मिलता है, क्योंकि वही चीज़ें तो चेंज हो रही हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, क्ले जो है वो स्लेट बन जाता है, लाइमस्टोन क्या बन जाता है, मार्बल बन जाता है, सैंडस्टोन क्वार्जाइट बन जाता है, ग्रेनाइट जिनीस बन जाता है, ठीक है, शेल स्किस्ट बन जाता है, कोल ग्राफाइट बन जाता है। ये इसके एग्जाम्पल है। ये जो इधर साइड वाले हैं, माने राइट साइड वाले जो आपको दिख रहे हैं, वो आपके मेटामॉर्फस रॉक्स हैं, और इधर वाले इग्नियस होंगे या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स होंगे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। तो मोटा मोटा समझ में आ गया। इसमें याद क्या रखना, कैसे याद रखेंगे चीज़ों को। एक तो आपको ये याद होना चाहिए कि मेटामॉर्फस रॉक का जो ये एग्जांपल मैंने आपको बताया कि किस चीज़ से क्या फॉर्म होता है, स्लेट, मार्बल, क्वार्जाइट, जिनीस, ये आपको मैच द कॉलम टाइप का कुछ बन सकता है या सीधा स्टेटमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। फॉसिल और स्ट्रैटिफिकेशन सिर्फ आपको सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है, बाकी इग्नियस और मेटामॉर्फस रॉक्स में नहीं मिलता है, ठीक है। इसका कोई अपना इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं है, जो रॉक्स बैठा है उसको ही वही चेंज होकर बन रहा है। जैसे सेडिमेंट्री और इग्नियस जो था वो उनका सबका इंडिविजुअल प्रोसेस था बनने का, तैयार होने का। इसका कोई इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं है, जो रखा रखा है रॉक है वही मेटामॉर्फस बन रहा है, ठीक है। अब इसमें आते हैं, ऑलमोस्ट ये टॉपिक अब खत्म की ओर है, खत्म ही होने पे है, ठीक है। रॉक साइकिल पे आते हैं। रॉक साइकिल क्या होता है, अपन ने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ा था, राइट। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था हमने, ये पहाड़ था, ये नदियाँ थीं, ये लैंड, ठीक है, ये लैंड था,
ठीक है, और ये ओशियन था, है ना, ये ओशियन था, ये बीच होगा, सी बीच। ठीक, तो हमने इसमें क्या देखा था कि यहाँ पे मेघ है मान लेते हैं, तो यहाँ से इवापोरेशन होकर यहाँ गया, ये मेघ से पानी यहाँ गिरा, ये बह के पानी यहाँ गया, ये बह के इसमें गया। ठीक है, अब इस ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं कि माने पानी के अंदर, मतलब ज़मीन के अंदर पानी गया था, फिर वो क्या क्या हुआ था। मान के चलिए कि यहाँ से इवापोरेशन हुआ, यहाँ से रेन हुआ, और यहाँ से फ्लो हुआ, और ये हमको यहाँ तक पहुँचा दिया। ठीक, रेन, इवापोरेशन। ठीक, तो ये साइकिल था। साइकिल कहने का मतलब वही पानी जो है वो सर्कुलेट हो रहा है पूरे इन्वायरमेंट में। ठीक है, कभी वो बादल बन रहा है, बादल होकर इधर पानी गिर रहा है, फिर नदी होते हुए वो समुद्र पहुंच रहा है, फिर इवापोरेशन हो रहा है, फिर वो ऐसा साइकिल चल रहा है। राइट, तो जब हम ये बोल रहे हैं रॉक साइकिल बोल रहे हैं, मतलब एक रॉक जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही होगी दूसरे रॉक में। मेटामॉर्फस जो है वो सेडिमेंट्री बन रहा होगा, मेटामॉर्फस से इग्नियस बन रहा होगा, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फस बन रहा होगा, सेडिमेंट्री इग्नियस बन रहा होगा, और इग्नियस खुद ही बन रहा होगा, या फिर मेटामॉर्फस बन रहा होगा, या फिर सेडिमेंट्री बन रहा होगा। तो वो रॉक साइकिल में बताया गया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं थोड़ा इसको फोटो को बड़ा करता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। चिप तो नहीं गया मेरे फोटो से? नहीं छिपा। ठीक बा, देखा हो। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ छुप गया है, वो मैग्मा लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, ये मैग्मा है, मैग्मा। अब हम कहीं से भी इसको पकड़ें, कोई ऐसा इसका ये नहीं है कि कहाँ से इसको पकड़ना है समझने के लिए। अब बस मेरे बातों को फॉलो करते चलिए, आपको ये बहुत बेहतरीन समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए, तो इसमें पहला हम कहाँ से पकड़ें? चलिए हम लोग सेडिमेंट्री रॉक से पकड़ते हैं, कहीं से भी पकड़ सकते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं। आप यहाँ से ही फॉलो करते चलिए, आपको इस पर ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, आपको ये बस समझना है कि कैसे ये हो रहा है। अब सेडिमेंट्री रॉक कैसे फॉर्म हुआ होगा? सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म हुआ होगा, टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो एक्ट किया होगा किसी डिपोजिशन पे। तो मैंने पहले इरोजन प्लस डिपोजिशन हुआ होगा, उसके बाद उस पर लिथिफिकेशन हुआ होगा, और फिर वो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म हुआ होगा। ठीक है, तब ये देखिए यहाँ से वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन। यहाँ से क्या हो रहा है कि बारिश वो हो रहा है, बारिश से पानी निकल के आ रहा है, पानी हवा जो भी है वो ले करके आ रहा है, और यहाँ पे जाके इसको जमा कर दिया। अब इसको बड़ा करके ये दिखाया है, तो ये सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्म हो गया। लिथिफिकेशन इस जगह पे होता है, और ये सेडिमेंट्री रॉक हमारा फॉर्म हो गया। ठीक, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो हम इसको मार्क कर देते हैं, है ना, ये कन्फ्यूज़न ना हो कि कहाँ से कहाँ पहुँचे। ठीक, तो वेदरिंग हुआ, डिपोजिशन हुआ, लिथिफिकेशन हुआ, वो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म हो गया। सेडिमेंट्री रॉक तैयार हो चुका है मेरा। अब सेडिमेंट्री रॉक क्या हो सकता है कि ये सेडिमेंट्री रॉक क्या हो सकता है कि किसी भी कारण से धरती के अंदर चला जाए। ठीक, अब होता है ना कि सबसाइड कर जाता है, मतलब थोड़ा ये ज़मीन दरक गया और उसके अंदर ये पूरा ज़मीन ढह जाता है, अंदर घुस जाता है, और फिर वो उसमें सेडिमेंट्री रॉक चला गया और उसको हाई टेम्परेचर मिला, वो मैग्मा बन गया। ठीक, तो सेडिमेंट्री रॉक से हम लोगों ने मैग्मा बना दिया। अभी आगे नहीं जा रहे हैं, मैग्मा पे रुकते हैं। मैग्मा बना दिया, सेडिमेंट्री रॉक से मैग्मा बन चुका है। अब सेडिमेंट्री रॉक पे मिलियंस ऑफ ईयर जब प्रेशर टेम्परेचर एक्ट करेगा तो फिर मेटामॉर्फस रॉक बनता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो उन्हें सेडिमेंट्री से मैग्मा बना, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फस रॉक बना। ठीक, अब सेडिमेंट्री रॉक क्या हो सकता है कि हो सकता है कि सेडिमेंट्री रॉक जो है वो अपना धरती के अंदर हो। ठीक, क्या हो सकता है? धरती के अंदर हो। वो क्या हो, किसी भी कारण से हो सकता, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट या भूकंप या किसी भी कारण से वो धरती से बाहर निकल के आ जाए, अपलिफ्ट हो जाए। अपलिफ्ट होकर के फिर क्या हो जाएगा, ये इरोजन के प्रोसेस में चला जाएगा। यहाँ इसका फिर से जैसे ही वो बाहर आएगा कि उसको पानी और हवा फिर से मारना पीटना चालू कर देगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से इसका वेदरिंग, डिपोजिशन ये सब चालू हो जाएगा। तो वो सेडिमेंट्री रॉक जो है वापस खुद ही सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, एक सेडिमेंट्री रॉक जो है वो मैग्मा बन सकता है, वही सेडिमेंट्री रॉक क्या है, मेटामॉर्फस रॉक बन सकता है टेम्परेचर प्रेशर से। एक सेडिमेंट्री रॉक उसका अपलिफ्टमेंट हो जाए तो फिर उसका वापस इरोजन होने लग जाएगा और वापस से वो घूम फिर के सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से हम चलते हैं मैग्मा पे। ठीक, इधर से मैग्मा बना था, है ना। मैग्मा कैसे बना था, वो सबसाइड कर गया था, तो मैग्मा बन गया, और वो ज़मीन से ऊपर बाहर निकल गया, जो पानी और हवा मारने लग गया उसको, ठीक है ना। तो वो वापस से उसका इरोजन होने लग गया और वापस से वो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि एक सेडिमेंट्री रॉक मैग्मा बन रहा है, वही सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फस भी बन सकता है, वही सेडिमेंट्री रॉक अपलिफ्ट होकर खुद का ही दूसरा रूप से बन सकता है। ठीक है,
इसको मतलब यहाँ जो पत्थर होगा, यहाँ पे अपलिफ्ट होकर यहाँ पर एक पत्थर निकल के आया, अब इसको पानी मारते 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 उसको इरोड करते जाएगा, फिर नया डिपोजिशन चालू करेगा, फिर एक नया सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म हो जाएगा, और ये सेडिमेंट्री फॉर्म जो रॉक था पहले वो टूट फूट के बिखर जाएगा। ठीक, ये सेडिमेंट्री रॉक का हो गया। अभी क्या होगा कि अभी ये मैग्मा बन गया, सेडिमेंट्री रॉक मैग्मा बन गया। अब मैग्मा क्या करेगा, मैग्मा क्या होगा कि धरती के अंदर मैग्मा बन चुका पिघल के, वो बाहर निकलेगा, मैग्मा बाहर निकलेगा लावा बन के, वो सॉलिडिफाई करेगा, वो सॉलिडिफाई करेगा तो हम लोग पढ़ चुके हैं, वो इग्नियस रॉक बनेगा। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा रॉक कौन सा, इग्नियस रॉक है। अब इग्नियस रॉक बन चुका है, एक इग्नियस रॉक बन चुका है। अब इसमें क्या होगा कि यही इग्नियस रॉक अगर वापस धरती के अंदर चला जाए तो फिर से ये मैग्मा बन जाएगा, किसी भी कारण से चला जाए, सबसाइड कर जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, सुनामी आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये वापस अगर धरती के अंदर चला गया जहाँ पे टेम्परेचर हाई है तो वो वापस इग्नियस रॉक मैग्मा बन जाएगा, वापस पिघल जाएगा। ठीक है, इग्नियस रॉक पे टेम्परेचर और प्रेशर बहुत लंबा समय एक्ट करेगा तो वो मेटामॉर्फस रॉक बन जाएगा, है ना, ये तो भी पढ़ चुके हैं हम। ये अगर अपलिफ्ट हो जाए तो इसका भी इरोजन यहाँ पे चालू हो जाएगा, इरोजन चालू हो जाएगा, अपलिफ्ट होकर बाहर आ जाए, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि अगर धरती के अंदर ऐसा होता है ना कि धरती के अंदर जम गया या बहुत समय पहले वो जम गया था, अभी उस पर लेयर्स ऑफ मिट्टी आ चुका है। ठीक है, आज से समझ लो कि मिलियन साल पहले एक जो मैग्मा है वो इग्नियस रॉक बन करके वो बाहर था, उस पर कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, उस पर मिट्टी आकर ढक गया, उस पर पेड़ वेड़ निकल गया। अब क्या होगा कि किसी दिन भूकंप आया और वो जो इग्नियस रॉक था वो बाहर निकल के दिखने लग गया हमको। तब जैसे ही बाहर निकल के दिखने लग गया कि यहाँ पर इसको पानी और हवा मारना चालू कर देगा, पानी हवा जैसे ही मारना चालू कर देगा तो ये वापस सेडिमेंट्री रॉक की तरफ मूव करने लग जाएगा। ठीक, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इग्नियस रॉक से क्या बन सकता है, अगर इग्नियस रॉक हमारे पास फॉर्म होकर के आ गया है तो इग्नियस रॉक से वापस मैग्मा बन सकता है, वापस मैग्मा बन सकता है, इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फस रॉक बन सकता है, इग्नियस रॉक अपलिफ्ट होकर के जा सकता है जहाँ से उसका सेडिमेंटेशन मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स बनने का एक प्रोसेस फिर से चालू हो जाएगा, वेदरिंग और इरोजन चालू हो जाएगा, और ये फाइनली हमको क्या देगा, सेडिमेंट्री रॉक। तो अपलिफ्ट होकर के सेडिमेंट्री रॉक दे रहा है, हीट और प्रेशर से आपको मेटामॉर्फस रॉक दे रहा है, और ये वापस मैग्मा दे रहा है, ये वापस अपना इग्नियस रॉक बना सकता है। ठीक, तो ये इससे हम इग्नियस रॉक से सब में पहुँच गए, सेडिमेंट्री में पहुँच गए, ठीक, मेटामॉर्फस में पहुंच गए, वापस मैग्मा में, और वापस दूसरा टाइप का इग्नियस रॉक फॉर्म हो गया। तो इग्नियस भी बन रहा है, इग्नियस सेडिमेंट्री भी बन रहा है, इग्नियस मेटामॉर्फस तो बन ही रहा है। ठीक है, अब आ जाइए इसमें आखिरी रॉक पे। ठीक है, बनने का तो हमने देख लिया, अब आखिरी रॉक पे आ जाइए। आखिरी रॉक कौन सा, अपना मेटामॉर्फस रॉक है। ठीक, मेटामॉर्फस रॉक में क्या होगा कि एक तो प्रेशर टेम्परेचर एक्ट करके ये सेडिमेंट्री रॉक से और इग्नियस रॉक से ये मेटामॉर्फस रॉक बना है, वो एक रॉक बन चुका है, मेटामॉर्फस रॉक एक बन चुका है। अब इस पे भी तो फिर अनदर मिलियन ऑफ ईयर्स में टेम्परेचर और प्रेशर एक्ट करेगा खुद पे ही, तो ये मेटामॉर्फस पहले भी था, बाद में भी मेटामॉर्फस ही रहेगा, बट व्हाट विल हैपन कि उसका थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, या उसका थोड़ा क्या बोल सकते हैं उसको, बिहेवियर नहीं बोल सकते वो एक मतलब मेटामॉर्फस ही होगा, बट पहले मेटामॉर्फस ए था, मेटामॉर्फस रॉक ए था, ये मिलियन ऑफ ईयर्स पर टेम्परेचर प्रेशर लगा और मेटामॉर्फस रॉक ये बी बन गया। ठीक है, ऐसा कुछ, उसका फॉर्म थोड़ा चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। मेटामॉर्फस रॉक वापस मेटामॉर्फस रॉक बन रहा है, राइट, ये देख रहे हैं मेटामॉर्फस वापस मेटामॉर्फस बन रहा है। अब ये सबसाइड कर जाए, जमीन के अंदर चला जाए तो ये क्या बन जाएगा, मैग्मा बन जाएगा, मैग्मा से वापस इग्नियस रॉक बन जाएगा। ठीक है, अगर ये अपलिफ्ट हो जाए तो फिर से ये अपने को हवा पानी मारने के लिए छोड़ दिया और ये फाइनली बन जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। ठीक, समझ में आ गया आपको ये प्रोसेस, इसी को रॉक साइकिल बोल रहे हैं कि एक रॉक जो है वो सेडिमेंट्री है तो सेडिमेंट्री खुद भी सेडिमेंट्री बन जाएगा क्योंकि इसका अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, ये गोल आ गया ऐसे। ठीक है, खुद भी बन सकता है, टेम्परेचर प्रेशर से मेटामॉर्फस बन सकता है, धंस जाए मैग्मा बन के, फिर वो इग्नियस रॉक बन सकता है। ठीक है, वैसे इग्नियस रॉक भी तीनों रॉक में जा सकता है, खुद में भी जा सकता है, मेटामॉर्फस में भी जा सकता है, सेडिमेंट्री में भी जा सकता है। मेटामॉर्फस रॉक भी क्या है कि ओवर द टाइम मेटामॉर्फस रॉक ए से मेटामॉर्फस रॉक बी बन जाए। ठीक है, उस पर वो धंस जाए तो जाके वो मैग्मा बन जाएगा, फिर इग्नियस रॉक बन जाए, अपलिफ्ट हो जाए तो उस पर हवा पानी एक्ट करेगा और वापस से वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाए। ठीक, ये रॉक साइकिल है। ठीक है मित्रों, इसके साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पे इसको हम लेक्चर को विराम देते हैं और इसको वापस से छोटा करके एक आध क्वेश्चन से और देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है ये देखिए, जल्दी से ख़त्म करें।
इसमें बोला है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट आप देखिए 2001 प्रीलिम्स का कुछ सवाल है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड एट द अर्थ सरफेस बाय हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। ऑब्वियसली सेडिमेंट्री रॉक जो है सो हवा पानी के मार से ये करेगा, तो हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम में हवा पानी आता है, वो मारेगा, वो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये सब बात, ये स्टेटमेंट सही है। फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन्वॉल्व्स द वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। ऑब्वियसली वेदरिंग होता है प्री एग्जिस्टिंग रॉक को, उसी को तो तोड़ते हैं आप। वो कोई सा भी रॉक हो, मेटामॉर्फोस हो, सेडिमेंट्री हो, इग्नेस हो, कोई रॉक हो जो बना बनाया है उसको ही तोड़ते हैं आप। सेडिमेंट्री रॉक कंटेन्स फ्यूल्स फॉसिल्स, ये भी सही है। लेयर्स भी हैं इसमें, ये भी सही है। इसी में तो सिर्फ फॉसिल और लेयर है, बाकी दोनों में तो फॉसिल और लेयर है ही नहीं, इसके चारों सही हो जाएंगे। अब इसमें ये पूछ दिया को कॉर्जाइट का मेटामॉर्फोस्ड फॉर्म क्या है। ये फॉर्म, अच्छा ये इसको वर्ड बना दिया ये लोग। सोच रहा हूँ इंग्लिश का भी वीडियो ले ही आऊँ। ठीक है, कॉर्जाइट इज मेटामॉर्फोस्ड फ्रॉम, मतलब मेटामॉर्फोस रॉक किस चीज़ का कॉर्जाइट है। ठीक है, ये किसका, सैंडस्टोन का है। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है मित्रों। ठीक है, तो आप मुझे ग्रेक्स 1192 पे फॉलो कर सकते हैं और लाइक सब्सक्राइब शेयर, आई एक्चुअली नीड सब्सक्राइबर्स। ठीक है मित्रों, तो अभी के लिए अलविदा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट मैं फिर से लेके आऊँगा। मैंने अभी जियोमॉर्फोलॉजी ख़त्म नहीं हुआ, जियोमॉर्फोलॉजी थोड़ा अच्छा लंबा टॉपिक है। अभी इसमें कम से कम 2 लेक्चर और जियोमॉर्फोलॉजी पे और 2 लेक्चर लैंड, 2 या 1 लेक्चर लैंडफॉर्म्स पे रहेगा, जो कि जीसी लॉन्ग से रहेगा। ठीक है ना। ठीक है मित्रों, चलिए टाटा बाय।